लास्ट टाइम हम यस्टरडे हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली रिगार्डिंग कंट्रोल बस। हमने बसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। बसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर यूज टू ट्रांसमिट डेटा एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शंस विद इन दी कंप्यूटर। ऑल कंपोनेंट आर कनेक्टेड विद बसेस। हमने रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। देयर आर डिफरेंट रजिस्टर्स। बैक साइड में हाँ ये डिफरेंट रजिस्टर दिए हैं। इनका अपना अपना एक रोल होता स्पेसिफिक रोल होता है जिसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये भी फर्दर फिर से डिस्कस होगा आगे जाके। तो अभी आज का टॉपिक है मेमोरी में डेटा रीड और राइट कैसे होता है। ठीक है। तो अभी इसमें देखें, अगर आप राइट साइड पे देखें, इन्होंने मेमोरी का एक वो दिया हुआ है पिक्चर। अच्छा, आपकी मेमोरी कुछ इस तरह होगी। ये अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी की, ये एड्रेस है और कंटेंट मतलब डेटा। कंटेंट मीन डेटा। तो यहाँ पे इन्होंने इसके एग्जांपल लिया हुआ है। इसको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है, द एड्रेस ऑफ लोकेशन 11110001। ये इसकी बात कर रहे हैं। दिस टू बी रेड फ्रॉम इज फर्स्ट रिटन इनटू द एमएआर। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आपने याद रखना, पीसी जो है ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस। और पीस जब प्रोसेसर रीड करता है पीसी के पास, उसके पास पीसी के पास एड्रेस होता है जिसपे उसने पीसी ने वर्कआउट करना होता है। तो यहाँ से एमएआर चलाया, ये लिखा हुआ है, द एड्रेस ऑफ लोकेशन 11110001 टू बी रेड फ्रॉम इज फर्स्ट रिटन इनटू द एमएआर। तो ये एमएआर का ये एड्रेस बार है, एड्रेस कॉलम है और एक कंटेंट कॉलम। एड्रेस का कॉलम अलग होता है, उसी के साथ कंटेंट का कॉलम होता है। तो इन्होंने देखें ये इसको रिलेट किया हुआ है। अ रीड सिग्नल इज सेंट, अ रीड सिग्नल इज सेंट टू द कंप्यूटर मेमोरी। अब मेमोरी की तरफ एक सिग्नल सेंड किया जाएगा। द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 11110001 आर देन पुट इनटू द एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो कंटेंट जो होता है ये कंटेंट है, दिस इज होल्ड इन एमडीआर। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था, एम ए आर रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ डेटा। और जिस एड्रेस और जिस डेटा को, और डेटा इटसेल्फ इज होल्ड बाय अनदर रजिस्टर दैट इज कॉल्ड एमडीआर। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने इसको कोड किया। तो ये राइट साइड पे जो एड्रेस है वो एमडीआर यहाँ पे शो। इसमें कोई कंफ्यूजन? वेट मुसा, आई विल टेक, जस्ट आई नीड टू कंप्लीट सम टॉपिक। ओके, मुसा, इज दिस क्लियर? यस सर। व्हाट अबाउट माहिना? Yes, yes, clear. ओके, ये बेसिकली मेमोरी की अरेंजमेंट है जिसमें इन्होंने बताया हुआ कि एक एड्रेस का कॉलम होता है और एक डेटा का कॉलम होता है। एड्रेस का जो कॉलम होता है इट इज हेल्ड बाय, इसका जो भी एड्रेस, जिस एड्रेस पे रीड करना होता है उसको हम सेंड कर देते हैं एमएआर की तरफ। और उससे रिलेटेड जो उसका डेटा होता है उसको हम सेंड कर देते हैं एमडीआर। ये इन्होंने बताया हुआ कि हाउ डेटा इज रेड टू मेमोरी। अब इसी के बाद, अब ये फर्दर जो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ ये थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। द मेमोरी एड्रेस एमएआर इज लोडेड विद द एड्रेस वी वांट टू रीड। इन दिस केस, ये बताइए, पीछे जैसे अपने डायग्राम डिस्कस की थी, तो कह रहे हैं कि एमएआर जो है इसके अंदर हम उस एड्रेस को सेंड कर देते हैं जिस पे हमने वर्कआउट करना हो, जिसको हमने रीड करना। तो एमएआर होल्ड द एड्रेस फॉर द मेमोरी लोकेशन वी वांट टू एक्सेस। ये एमएआर में उसको हमने सेंड कर दिया। तो एमएआर, हम पूरी मेमोरी को टच नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसके एक पार्ट को टच कर रहे हैं। जिस एड्रेस को भी आपने रीड करना है उसको पहले एमएआर में सेंड कर दो, और उसी से कंसर्न जो डेटा है, ठीक है, उसको एमडीआर में सेंड कर दो। एमएआर सेंड द एड्रेस टू द मेमोरी इंडिकेटिंग द लोकेशन टू बी रेड। एमएआर सिग्नल सेंड कर देता है कि आई हैव एड्रेस। द मेमोरी रिट्रीव द कंटेंट स्टोर्ड एट द स्पेसिफाइड एड्रेस। अब इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है एंड सेंड इट टू द एमडीआर। तो ये एमडीआर को सेंड कर देते हैं। तो वही जो लास्ट टाइम अरेंजमेंट आपको मैंने बताई थी कि पीसी से एमएआर, एमएआर से एमडीआर। द मेमोरी डेटा रजिस्टर नाउ होल्ड द डेटा बाइनरी वैल्यू रिट्रीव फ्रॉम द स्पेसिफाइड मेमोरी। अगर आप पीछे हम चले जाएं, तो पीछे हम देखते हैं दोबारा, ये देखें कि
अब जिसको हमने रीड करना होता है, ठीक है, तो वहां पे उसको हाईलाइट कर दिया, ये एड्रेस है, और इस एड्रेस का ऊपर जो डेटा रखा हुआ है वो इधर एमडीआर में ट्रांसफर, सेम थिंग रिटर्न इन द राइट. So the CPU or the requesting component can then access the data from the MTR for further processing or. तो यहाँ पे CPU को पता लग जाता है कि इस एड्रेस पे ये डेटा रखा हुआ है, उसको वो एक्सेस कर लेता है फॉर प्रोसेसिंग पर. ठीक है. अब ओके, अब ये फर्दर समरी दी हुई. इन समरी लोड द डिजायर्ड मेमोरी एड्रेसेस 111100 into the MAR. The MAR send address to memory. Memory retrieve data from specified address and place it in the memory MDR. तो सीक्वेंस वही है, नट शेल वही है जो आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि पहले कंटेंट पीसी से एमएआर में जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद एमडीआर. तो सीपीयू और अदर कंपोनेंट कैन नाउ एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेमोरी डेटा रजिस्टर. दिस प्रोसेस अलाउ फॉर द रिट्रीवल ऑफ द डेटा फ्रॉम a specified memory location during a read operation using MAR MDR. तो इससे क्या होता है कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? No, no, clear. ओके. अब यहाँ पे राइट ऑपरेशन को डिफाइन किया. नाउ लेट अस नाउ कंसीडर द राइट ऑपरेशन. अगेन विल यूज दैट मेमोरी सेक्शन शोन इन 3.2. ये टेबल पूरा दिया हुआ है. ये अभी आप देखेंगे हाउ टू राइट अ सेक्शन. अब कह रहे सपोज दिस टाइम वी वांट टू शो हाउ द वैल्यू 1001 और 0101 वाज रिटन इनटू मेमोरी लोकेशन. अब ये एमएआर में होल्ड है और ये एमडीआर. तो अब पहले क्या होगा, द डेटा टू बी स्टोर्ड इज फर्स्ट रिटन इनटू एमडीआर. ठीक है. तो ये आ गया 1001 0101. ये देखें कि कह रहे हैं कि जब राइट करना होगा तो पहले हम डेटा को एमडीआर में ट्रांसफर करें. दिस डेटा हैज टू बी रिटन इनटू लोकेशन विद एड्रेस. अब इस डेटा का एड्रेस जनरेट किया जाएगा, तो मेमोरी की लोकेशन से इसके एड्रेस को एमएआर में ट्रांसफर करें. अब इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रोसेसर को आइडिया हो जाता है, वो प्रोसेसर पूरी मेमोरी को सर्च नहीं करता. उसको पता है कि मैंने जिस एड्रेस पे जिस डेटा पे वर्कआउट करना होता है दे आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर रजिस्टर. फाइनली अ राइट सिग्नल इज सेंड टू द कंप्यूटर मेमोरी एंड द वैल्यू 100101 विल देन बी रिटन इनटू करेक्ट मेमोरी लोकेशन. ठीक है. उसके बाद करेक्ट मेमोरी लोकेशन पे उसको राइट कर दिया. ठीक है. तो पहले एमडीआर में डेटा होल्ड कर दिया जाता है, उससे रिलेटेड जो एड्रेस होता है वो एमएआर में रख दिया जाता है, और फिर यहाँ से इनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है इनकी पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? मूसा, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes. Yes. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने पूरा वो दिया हुआ है फ्लो चार्ट, कि ये पीछे हमने जितना भी डिस्कस किया हुआ है वो इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया. यानी अच्छा, सब प्रोसेसर एवरी टाइम जो है वो इंस्ट्रक्शन को सर्च कर रहा हो, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया हुआ है. प्रोसेसर इज आस्किंग एनी इंस्ट्रक्शन. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा. यस, देयर इज इंस्ट्रक्शन. तो आप देखें, द पीसी कंटेन एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. अच्छा, पीसी की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फेच्ड. तो पहला, आपको याद है कल मैंने डिस्कस किया था कि पहला स्टेप होता है फेच, गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. ठीक है. और जिस इंस्ट्रक्शन पे वर्कआउट करना होता है उसको होल्ड किया होता है पीसी, प्रोग्राम काउंटर. ठीक है. ओके. फिर कह रहे हैं दिस एड्रेस इज देन कॉपीड फ्रॉम पीसी टू द एमएआर. दिस इज डन यूजिंग द एड्रेस बस. अब एड्रेस बस के थ्रू हम पीसी में जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको एमएआर में ट्रांसफर कर दिया जाए थ्रू एड्रेस. ओके. फिर कह रहे हैं द कंटेंट इंस्ट्रक्शन एट द मेमोरी लोकेशन एड्रेस contained in MAR are then copied temporarily into the MDR. इस MAR की लोकेशन पे क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस एड्रेस पे कोई डेटा रखा हुआ है, दैट डेटा इज कॉपीड इनटू
MDR। इसका मतलब MAR से MDR की तरफ चला गया टेम्पोरेरी। ओके, फिर कह रहे हैं द कॉन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नाउ वी आर हियर। अब कह रहे हैं द कंटेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ MDR आर देन कॉपीड एंड प्लेस इनटू द CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था सीक्वेंस आपने यही फॉलो करना है, MDR से अब वो CIR की तरफ कंटेंट चला गया, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो CIR से पिक करेगा कि किस इंस्ट्रक्शन पर उसने अब काम करना है। तो करंट इंस्ट्रक्शन जिस पे वर्कआउट कर रहा होता है प्रोसेसर, दैट इज होल्ड बाय CIR। अब कह रहे हैं द वैल्यू इन द PC इज देन इंक्रीमेंटेड बाय 1, चूंकि PC से MAR में चला गया, MAR से MDR में चला गया, MDR से CIR में डेटा चला गया। अब ये PC जो है ना ये अपडेट हो जाता है। अब ये सेकंड या थर्ड इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, ठीक है, सेकंड या थर्ड इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट वाली प्रोसेस हो गई, तो ये सेकंड को कर रहा होगा, जब सेकंड प्रोसेस हो जाएगी तो थर्ड को इंस्ट्रक्ट करेगा। द वैल्यू इन द PC इज देन इंक्रीमेंटेड बाय 1 सो दैट नाउ पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फाइल। अभी अभी प्रोसेसर यहाँ बिजी है CIR के पास, जब वो यहाँ से इस करंट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद जाएगा PC की तरफ। अब कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन इज फाइनली डीकोडेड। अब ये पूरा फैच प्रोसेस हो गया, CIR तक पूरा फैच प्रोसेस हो गया। द इंस्ट्रक्शन इज फाइनली डीकोडेड। याद है कल मैंने आपको बताया था, पहला फैच होता है और दूसरा होता है डीकोडेड इंस्ट्रक्शन साइकिल। डीकोडेड का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, एंड देन एग्जीक्यूटेड। अब एग्जीक्यूटेड का मतलब एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये ALU परफॉर्म करता है बाय सेंडिंग आउट सिग्नल वाया द कंट्रोल बस टू द, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जिस टाइम ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस टाइम एक सिग्नल सेंड किया जाता है टू कंट्रोल बस, एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर, एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी रेडी टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। जब वो हो जाता है, अब देखें उसके बाद प्रोसेसर फ्री हो गया, अब वो फिर से पूछ रहा है एनी मोर इंस्ट्रक्शन सर्विस, एनी मोर इंस्ट्रक्शन टू सर्विस, कोई और इंस्ट्रक्शन है जिसको सर्विस करना है। अगर यस होगा तो ये वापस वापस ये प्रोसेस दोबारा चलना शुरू होगा, अगर नो होगा तो ये एंड हो जाए, तो प्रोसेसर किसी और टास्क में बिजी। ये सीक्वेंस समझ में आया आप सबको? Sir, value of in the PC is then incremented by 1, इसका क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब होता है, फर्ज कर लें कि देखें ये PC है ना, इसके पास इंस्ट्रक्शन 1 है, थोड़ा बड़ा बनाया तो, ये एक PC है, ठीक है, रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन 1 को होल्ड कर रहा है, 2 को होल्ड कर रहा है, 3 को कर रहा है। तो इस PC का मेन टास्क है टू होल्ड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन 1 जो है, इंस्ट्रक्शन 1 अगर पहले से इंस्ट्रक्शन 1 को होल्ड किया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ एनी इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसर यहाँ पे गया, इसने इसको पिक किया। अब ये जो इंस्ट्रक्शन 1 है ये फर्स्ट करें CIR के पास है, तो इस वक्त जो करंट इंस्ट्रक्शन होगी उस वक्त उसको होल्ड करेगा CIR, जिस पर प्रोसेसर वर्कआउट कर रही है। तो अब क्या करना है, अब ये वाली इंस्ट्रक्शन कहाँ चलेगी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कहाँ चलेगी, CIR के पास, ठीक है। अब इसके बाद जाहिर है ये तो ब्लैंक हो गया ना, अब इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन 2 को पॉइंट करेगा, जब 2 CIR के पास चले जाएगी तो ये इसको पॉइंट करेगा इंस्ट्रक्शन 3 को। ये पूरा सीक्वेंस मेंटेन करता है, इट मेंटेन द सीक्वेंस। तो प्रोसेसर को ये सर्च ना करना पड़े कि उसने किस इंस्ट्रक्शन पे काम करना हो। अब ये काम भी PC करता है, कि पूरा इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस मेंटेन करता है। जिस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर वर्कआउट कर रहा होता है वो हमेशा CIR के पास होगा, उसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर ने काम करना है उसको होल्ड किया होता है PC। इसका मतलब होता है +1। तो यार ये +1 हो गया ना, ये 0 था, तो +1 का मतलब ये सेकंड इंस्ट्रक्शन पे आ गया, फिर +1 का मतलब ये थर्ड इंस्ट्रक्शन पे आ गया, इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी जी। ठीक है। और तो कहने का मकसद है कि जब एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर पिक कर लेता है तो वो इंस्ट्रक्शन PC की लिस्ट से निकल जाती है, ठीक है। तो PC उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है, इसको हम कहते हैं अपडेट द PC। PC अपडेट करता है अपने आप। द वैल्यू इन द PC इज देन इंक्रीमेंटेड, तो ये +1 हो जाता है। +1 का मतलब कि जहाँ पे जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी 1 2 3, पहले इसको पॉइंट कर रहा था, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। अब 1 किसके पास चला गया, 1 CIR के पास चला गया।
प्रोसेस होने के लिए, तो फिर 2 को पॉइंट करें। इज दिस क्लियर? ये देखिए यस। अनदर फॉर्म, वही यानी जो अभी आपने फ्लो चार्ट में देखा, या ऑलरेडी मैं आपको सीक्वेंस बताता जा रहा था। पीसी कंटेंट ऑफ पीसी कॉपीड इनटू एमएआर। तो पीसी का जो भी कंटेंट है तो एमएआर में चला जाता है। अब देखें, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन 1 को पहले होल्ड कर रहा था, इंस्ट्रक्शन 1 का जो कुछ भी डाटा था वो एमएआर के पास चला गया। अब पीसी अपने आप को इंस्ट्रक्शन 2 की तरफ मूव ऑन कर लेगा। PC+1 इज इंक्रीमेंटेड बाय। तो पीसी में अब सेकंड इंस्ट्रक्शन की इंस्ट्रक्शन आ गई, इसीलिए इसको कहते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर रहा है। अब एमएआर जो है, डेटा स्टोर्ड एट एड्रेस शोन इन एमएआर इज कॉपीड इनटू एमडीआर। अब क्योंकि एमएआर के पास एड्रेस होता है, उस डेटा का एड्रेस ठीक है, जिसको एमडीआर में ट्रांसफर करना है, तो एमएआर से एमडीआर की तरफ चला जाता है। कंटेंट ऑफ एमडीआर कॉपीड इनटू सीआईआर, वही वाला सीक्वेंस ऑलरेडी एमडीआर से ये सीआईआर की तरफ है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि जब रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो वो हमेशा एक और रजिस्टर होता है जिसको अक्यूमुलेटर कहते हैं, अक्यूमुलेटर। रिजल्ट ऑलवेज स्टोर्ड अक्यूमुलेटर, ये याद रखना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? एनी कंफ्यूजन? जी। मूसा, आपको कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, इसको गो थ्रू कर लें, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। यस, आपकी बुक का ही डेटा है, जस्ट गो थ्रू। अगेन ये थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, मतलब वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इट इज इन द रिटन फॉर्म। तो ये वही सारी डिस्क्रिप्शन है जो ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया है। देखिए, फैच एग्जीक्यूट साइकिल उसने बताया है। सबसे पहले फैच होगा, ठीक है। नंबर 2 डिकोड होगा, और लिखा हुआ डिकोड का मतलब है ट्रांसलेट करना, बिफोर फाइनली बीइंग एग्जीक्यूट। और थर्ड स्टेप पे डी एग्जीक्यूट होगा। दिस इज ऑल नोन एज फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। आपके कंप्यूटर में एवरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है बाय दिस सीक्वेंस। ओके, यस, वन सेकंड। अच्छा, अब आगे फैच। अब इन्होंने यहाँ पे फैच को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन एमडीआर, ठीक है। इन द fetch decode execute cycle, the next instruction is fetched from the memory address already discussed, currently stored in the MDR, and instruction is stored in the MDR. So the content MDR are then copied into CIR. The PC is then incremented by 1, so the next instruction can be processed. ये point clear है both of you? यस सर। Mahina, can you listen now? Yes, yes, I understand. Okay. अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन क्लियर है आपको? ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको शो ऑफ हो रही है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? Yes. No. ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, नाउ डिस्कसिंग थर्ड टाइम। अब ये डिकोड के बारे में दिया हुआ है कि द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड सो दैट इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल। तो डिकोड का मतलब होता है ट्रांसलेट कर देना, कि बेसिकली एग्जीक्यूट करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, ये एक्चुअली ऑपरेशन है। द सीपीयू पासेस द डिकोड इंस्ट्रक्शन
as a set of control signal to the appropriate component within the computer system. This allow each instruction to be carried out in its logical sequence. तो एग्जीक्यूट के टाइम पे जितने भी कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स हैं उन सबको अलर्ट कर दिया जाता है। सिग्नल से कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल सिग्नल सेंड किया जाएगा यूजिंग अ क्लॉक। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लॉक। क्लॉक जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स हैं विच आर रिक्वायर्ड विच कैन अफेक्ट योर सीपीयू परफॉर्मेंस। नंबर वन है क्लॉक स्पीड, कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। और दूसरा बस विड्थ, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, बस विड्थ। तीसरा कैशे मेमोरी, और चौथा आगे आ रहा है वो है नंबर ऑफ कोर्स। ये मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। बेसिकली दीज आर फैक्टर विच कैन अफेक्ट योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अच्छा, पहले मैं आपको कंप्यूटर की स्पीड के बारे में बता दूं कि बेसिकली योर प्रोसेसर कैन प्रोसेस वन इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में इसको ब्लैंक पेज क्रिएट कर दूँ। यस बीबन, ओके। अब आप एक नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ कंप्यूटर प्रोसेस दी डेटा, यानी किस स्पीड से डेटा को प्रोसेस करता है। ये लास्ट टाइम भी हमने शायद डिस्कस किया था कि बेसिकली पहले मैं राइट कर देता हूँ। प्रोसेसर कैन प्रोसेस कैन प्रोसेस एन इस वन इंस्ट्रक्शन in 1 second, then processor speed 1 हर्ट्ज। ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपका प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में प्रोसेस करता है तो हम कहते हैं आपके प्रोसेसर की स्पीड 1 हर्ट्ज है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो स्पीड है उसको हम हर्ट्ज के थ्रू मेजर करते हैं। जिस तरह आवर का यूनिट होता है मिनट, और मिनट का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो उससे भी नीचे जा सकते हैं, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, बट हमने एक मिनिमम यूनिट रखा हुआ है सेकेंड टाइम के लिए। 60 सेकेंड बिकम 1 मिनट, 60 मिनट बिकम वन आवर। तो इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने एक मेजरमेंट रखी हुई है प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए। प्रोसेसर कैन प्रोसेस वन इंस्ट्रक्शन, अगर आपका प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड प्रोसेस करेगा, वी कॉल इट 1 हर्ट्ज। इस इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? यस माहिना, इज दिस No, क्लियर? no, no. Yes. ओके, मूसा, No, sir. व्हाट अबाउट बीबर? बीबर, इज दिस क्लियर? तो बेसिकली हर्ट्ज जो है ना, ये बेसिक यूनिट है कंप्यूटर की स्पीड का या प्रोसेसर की स्पीड का। अब अगर हम कहें कि 1000 हर्ट्ज मीन्स 1000 इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोसेस इन 1 सेकेंड, तो हम इसको इसको कंपेयर करते हैं फिर 1 किलो हर्ट्ज। वी कॉल इट 1 किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1000 इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोसेस इन 1 सेकेंड। तो इनिशियली कंप्यूटर की स्पीड यही थी 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब इसको हमने ग्रेजुअली इंप्रूव किया। इफ वी से दैट 1000 किलो हर्ट्ज मीन्स 1 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है मिलियंस। अब 1000 किलोहर्ट्ज का मतलब है कि प्रोसेसर कैन प्रोसेस 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। तो आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की जो स्पीड होगी ना वो 1 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है मिलियन, और मिलियन को हम आसान लफ्जों में कहते हैं 10 लाख।
ठीक है, तो 10 लाख इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोसेस इन 1 सेकेंड, रिमेंबर। ठीक है, अब कंप्यूटर की स्पीड यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई, इट इज इम्प्रूविंग कंटिन्यूसली। नाउ 1000 किलो हर्ट्स, सॉरी मेगा हर्ट्स, 1000 मेगा हर्ट्स, to talk about megahertz. So this means it is 1 gigahertz. Imagine, you can image कि आपका प्रोसेसर कितना फास्टर हो गया। 1000 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 1 गीगाहर्ट्ज, और 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब आसान लफ्ज में वो है 100 करोड़। नाउ योर प्रोसेसर कैन प्रोसेस 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। गॉट द आइडिया? तो आजकल जो हमारे पास जो प्रोसेसर हैं जो हम एज ए इंडिविजुअल लेवल पे यूज कर रहे हैं वो आता है 3.5 गीगाहर्ट्ज। तो व्हेन यू गो इन द मार्केट, आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। जब भी आप अपने मोबाइल को चेक, वेन एवर यू परचेज योर मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में खास तौर पे आपको अपनी दो तीन स्पेसिफिकेशन देखनी होती है। एक तो ये है कि प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, आपके मोबाइल की रैम कितनी है, ठीक है, और उसकी इंटरनल मेमोरी जिसको वो बेसिकली वो होती है रॉम, या यूँ कह लें कि हार्ड डिस्क टाइप की मेमोरी जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, वो कितने है, जैसे 128 GB या 256 GB या 512 GB। ये दो तीन फैक्टर होते हैं। कैमरा, अदर देन कैमरा, तो हम देखते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड क्या है, रैम की कैपेसिटी कितनी है, और इंटरनल मेमोरी कितनी है। तो वन ऑफ द फैक्टर जो आपको चेक करना होता है वो है प्रोसेसर की स्पीड। ठीक है, तो आजकल जो आपको अपने प्रोसेसर लैपटॉप में कंप्यूटर मिलेंगे वो है 3.5 गीगाहर्ट्ज या 3.4 गीगाहर्ट्ज या 3.3 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? 300 करोड़ इंस्ट्रक्शन कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस मूसा, एनी कंफ्यूजन? Yes. Yes, sir. मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम उस पे आ जाते हैं। अब देखें, अब ये था क्लॉक स्पीड। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू क्लॉक स्पीड कि आपका प्रोसेसर कितनी स्पीड का है। ठीक है, ये उससे रिलेटेड था। तो एक सेकेंड, पीछे है क्लॉक स्पीड, तो ये लिखा हुआ है क्लॉक स्पीड डिफाइन द क्लॉक साइकिल दैट सिंक्रोनाइजेस कंप्यूटर ऑपरेशन। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था प्रोसेसर कैन प्रोसेस वन इंस्ट्रक्शन एट टाइम। तो अभी आप खुद सोचें, अब देखिए इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है 3.5 गीगाहर्ट्ज। इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड कैन बूस्ट प्रोसेसिंग स्पीड। अच्छा, जिस तरह आप अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी ऑप्शन होता है कि आप ये जो भी गिवन स्पीड है उससे सम हाउ आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसका इशू क्या आएगा? एक इशू आएगा ओवर क्लॉकिंग, while possible may lead to unsynchronized operation and overheating। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है सेम, यानी जो इंस्ट्रक्शन, सेम का मतलब होता है कि जब जिससे प्रोसेसिंग हो रही होगी एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी अवेलेबल, मस्ट बी प्रेजेंट। ओवर क्लॉकिंग की वजह से क्या होगा, मे बी कोई ऐसा पार्ट पीछे रह जाएगा, या आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा, यानी उसके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई, दैट पार्ट वुड नॉट बी रेडी टू परफॉर्म अ टास्क। इससे क्या होगा, अनसिंक्रोनाइज हो गए, जो इंस्ट्रक्शन उसको सेंड की गई थी वो उस तक सही तरह नहीं पहुंची। और ओवर हीटिंग का मतलब है कि अब आपका प्रोसेसर पे जब रन हो रहा होता है, आपने देखा होगा उसके साथ एक फैन लगाया जाता है, क्योंकि स्पीड जनरेट अ हीट। आप ज़्यादा स्पीड से रन करेंगे तो वो एक हीट जनरेट करेगा, उसके लिए फैन लगाया जाता है, और फैन के थ्रू उसको कूल किया जाता है। क्योंकि हीटिंग से क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा या उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन। ठीक है, ये क्लॉक स्पीड का पॉइंट क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes. अच्छा, Yes. Yes. ओके। बस विड्थ हमने कल भी डिस्कस किया था, याद है? कल मैं आपको बता रहा था कि आपका हम नॉर्मली जो हमारा जो रजिस्टर होता है वो या तो 30 बिट का, 32 बिट्स का होगा, या 64 बिट्स का होगा, या 128 बिट्स का होगा। तो जितनी बिट्स का रजिस्टर होगा ना, उतनी उतनी ही बिट्स का आपका यानी एड्रेस बस या डेटा बस में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एड्रेस बस 64 बिट, ठीक है, और आगे उसको मिल रहा है 32 बिट रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है इतनी नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, अनकम्पैटिबल हो जाएगा।
दैट इज अनकम्पैटिबल। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी बसेस का बस की जो विड्थ होगी दैट मस्ट बी कंपैटिबल विद रजिस्टर साइज। तो रजिस्टर का जो साइज है वो डिपेंड कर रहा होता है एड्रेस बस और डेटा बस की विड्थ के साथ। तो अब या तो 32 बिट्स का होगा, इसका मतलब है 4 बाइट। 4 बाइट मीन 4 कैरेक्टर कैन बी प्रोसेस एट अ टाइम। विड्थ ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस अफेक्ट कंप्यूटर परफॉर्म। तो अगेन अगर आपका तो जब आप कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बस विड्थ का। यू मस्ट आस्क व्हाट इज द बस विड्थ, इट इज 32 बिट्स और 64 बिट्स। अगर बस विड्थ इंक्रीज होगी तो रजिस्टर का साइज भी इंक्रीज होगा और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। वाइडर बसेस अलाउ साइमल्टेनियस एड्रेसिंग ऑफ मोर मेमोरी लोकेशन, ज़ाहिर सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। अच्छा, अब एक और फैक्टर है कैशे मेमोरी। कल भी आपको मैंने बताया था ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये मैं दोबारा बनाया था, ये आपका पर्सनल सीपीयू है, दिस इज कैशे एंड दिस इज रैम। ये अरेंजमेंट होती है मेमोरी और यहाँ पे होती है हार्ड डिस्क, दिस इज हार्ड डिस्क। ये आपका सीपीयू, जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है वो रैम से कनेक्ट होती है। ये इनपुट डिवाइस, ये जो कैशे है ना, कल भी आपको मैंने बताया था कैशे का एक तो फीचर ये फास्टर देन रैम होती है बट स्मॉलर देन रैम होती है। ये दो फीचर होते हैं बट इट इज क्लोजर टू सीपीयू। ठीक है, रजिस्टर के बाद जो मेमोरी क्लोजर होती है सीपीयू दैट इज कैशे। तो प्रोसेसर सबसे पहले अगर कोई इंस्ट्रक्शन देखेगा तो सबसे पहले कैशे में देखेगा और कैशे में अवेलेबल नहीं होगी तो फिर रैम को देखेगा। प्रोसेसर डज नॉट डील विद हार्ड डिस्क, प्रोसेसर ओनली डील विद कैशे एंड रैम। एक चीज याद रखिए, कैशे बिल्ट इन होती है, इसीलिए जब आप सिस्टम परचेज करने जाएं तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके सिस्टम की कैशे कितनी है। कैशे का दूसरा नाम है एस रैम, ये भी याद रखिए। तो कैशे जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी प्रोसेसर को आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी बेटर हो। ये लिखा हुआ है लोकेटेड विद इन द सीपीयू फॉर फास्टर डेटा एक्सेस देन रैम। स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस। लार्जर कैशे साइज कंट्रीब्यूट टू बेटर परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा वो सीपीयू ले लिया, ये बिल्ट इन होती है, पर आपको कैशे चेंज नहीं हो। रैम चेंज हो सकती है, रैम अपग्रेड हो सकती है, कैशे अपग्रेड नहीं होती नॉर्मली। ये प्रैक्टिस है। माय पॉइंट इज क्लियर रिगार्डिंग कैशे। Yes, clear. नाउ रिमेंबर कैशे इज अ टेम्परेरी मेमोरी। ये भी याद रखिए, सॉरी टेम्परेरी का मतलब होता है वोलाटाइल। ये वोलाटाइल है, ठीक है। आपने वोलाटाइल का वर्ड सुना है? मतलब ये उस वक्त तक डेटा, No. हाँ, एक वोलाटाइल होता है एक नॉन वोलाटाइल होता है। तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, मूसा आप बताएं। यस मूसा। जी सर। वोलाटाइल का मतलब क्या है? The thing that change rapidly. रैपिडली या टेम्पररीली? Temper. विच वन इज राइट? That's temporarily. बेसिकली ये जो रैम होती है और आपकी जो कैशे मेमोरी होती है दे इन नेचर दे आर वोलाटाइल। मीन्स के दे कैन होल्ड डेटा अंटिल दे हैव अ पावर। आपने देखा होगा सिस्टम समटाइम जब सीपीयू पे काम कर रहे होते हैं जो डेस्कटॉप पीसी होते हैं, तो अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए या लाइट चली जाए तो डेटा इरेज हो जाता है। हैव यू सीन एनी टाइम? क्योंकि अभी तो लैपटॉप है ना, लैपटॉप में तो इशू नहीं आता कि लैपटॉप उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक उसकी बैटरी बंद ना हो जाए। तो इसलिए बाय नेचर कैशे मेमोरी इज अ वोलाटाइल, ठीक है, रैम इज अ वोलाटाइल। ये हम बाकी आगे जाके भी डिस्कस करेंगे जब हम स्टोरेज डिवाइस डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये फर्दर डिस्कस होगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ कोर्स। नंबर ऑफ कोर का मतलब है
ओके, फोर्थ फैक्टर जो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करेगा वो है नंबर ऑफ कोर्स। आप लोगों ने डुअल कोर और कोर टू डू का वर्ड सुना है? ये मूसा और कोर टू डू, नो सर। इस तरह के वर्ड सुने, कोर टू डू। अच्छा, कोर आई थ्री का नाम सुना है आपने? कोर आई फाइव, कोर आई सेवन, ये टर्म सुनी हुई आपने? सर ये लैपटॉप पे लिखा हुआ है कोर i5। हाँ, आपका लैपटॉप कोर आई फाइव है ना? यस सर। और माहिना, आपका लैपटॉप में लिखा हुआ है कुछ कोर आई फाइव या कोर आई थ्री? ये स्टिकर लगा होता है। नोटिस किया। अच्छा, चलिए, आप चेक, स्टिकर लगा होता है इंटेल के नाम से ना, कोर आई फाइव। ओके, बेसिकली होता ये कि जब तक ये डुअल कोर, कोर टू डू और कोर आई थ्री, कोर आई फाइव, सेवन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उस वक्त तक आपके कंप्यूटर में, चाहे वो लैपटॉप था या पीसी था, सिंगल प्रोसेसर होता है। कोर मीन्स प्रोसेसर, आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें। कोर मीन्स अ प्रोसेसर। इफ योर कंप्यूटर हैव टू प्रोसेसर, तो वी कॉल इट डुअल कोर या फिर कोर टू डू। ये दो टर्म्स हैं जो पहले यूज होते हैं। डुअल कोर और कोर टू डू को बाद में रिप्लेस कर दिया कोर आई थ्री ने। कोर आई थ्री को कोर आई फाइव ने रिप्लेस किया, और कोर आई फाइव को कोर आई सेवन। इवन कोर आई नाइन भी है, कोर आई इलेवन भी है। ये है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोसेसर इन योर कंप्यूटर। ठीक है, तो नॉर्मली आजकल जो लोगों के पास प्रोसेसर होते हैं इन लैपटॉप और सीपीयू, दे माइट हैव अ कोर आई थ्री, कोर आई फाइव और कोर आई सेवन। ठीक है, कोर आई थ्री भी अब काफ़ी ओल्ड हो गया है। यू माइट हैव कोर आई फाइव और यू माइट हैव कोर आई सेवन। ठीक है, ये आपके ना लैपटॉप पे एक स्टिकर लगा हो, उसमें आपको नजर आ जाएगा। यू कैन फाइंड आउट, इवन आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप किस कोर पे है। बहरहाल, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका प्रोसेस, आपके सीपीयू में कितने प्रोसेसर लगे, हाउ मेनी प्रोसेसर यू हैव। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डुअल कोर, टू कोर एंड क्वाड कोर, फोर कोर भी आता है, कॉन्फ़िगरेशन आर कॉमन। ईच कोर इंक्लूड, हर कोर के अंदर क्या होगा, एएलयू होगा, सीयू होगा और एंड रजिस्टर। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर कैन एनहेंस परफॉर्मेंस विदाउट solely relying on higher clock speed। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स होंगे उतनी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेटर होगी। इनका पर्पस क्या होता है कि एवरी कोर इज वर्किंग ऑन सेपरेटली ऑन डिफरेंट टास्क और मे बी सेम टास्क। हाउएवर, अब इसमें एक इशू भी आता है, डबलिंग कोर डज नॉट नेसेसरीली डबल ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यू टू कम्युनिकेशन ओवरहेड। अच्छा, नंबर ऑफ कोर जब ज़्यादा होंगे तो जाहिर है अगर एक टास्क डिफरेंट प्रोसेसर में डिवाइड कर देंगे तो इनको आपस में कम्युनिकेट भी करना होता है। दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम, यानी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का इशू आता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, आपकी बुक में दी हुई है, वेट अ सेकेंड। ओके, इज इट विजिबल? ये देखें, ये दिया हुआ है कोर वन, कोर टू, वन चैनल। अच्छा, ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट भी होती है, कोर वन, कोर टू, कोर थ्री, कोर वन। ये क्वाड कोर की सीपीयू है, उसके अंदर चार प्रोसेसर हैं। अब ये इस वे में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्ट डायगोनल मूवमेंट भी है, डायगोनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली अब होता क्या है कि ड्यू टू नंबर ऑफ कोर, इफ योर सीपीयू हैज मोर कोर, इट मीन मोर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन कोर। यानी कोर के आपस में जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बताया। इज दिस क्लियर? यस सर। यस। Bieber, is this clear to you? Can you participate?
और यू कैन मैसेज। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये लिखा हुआ फैक्टर अफेक्टिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो है इंक्रीजिंग बस विथ इनहैंस सिस्टम स्पीड, यानी अगर आप 32 बिट से 64 बिट करते करवा लेंगे आपका सिस्टम बेटर हो जाएगा। क्लॉक स्पीड इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल स्पीड बट डजंट गारंटी इंक्रीज परफॉर्मेंस। अभी कहता है जैसे गाड़ी की स्पीड अगर आप 100 से 120 कर दें या 140 पे ले जाएं, स्पीड तो डबल हो जाएगी, लेकिन किसी वक्त भी डैमेज हो सकता है, तो परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी। कह रहे हैं ना, डजंट गारंटी इंक्रीज परफॉर्मेंस, तो ओवर हीट का इशू भी आएगा। अल्टरिंग बस विड्थ, क्लॉक स्पीड एंड यूटिलाइजिंग मल्टी कोर सीपीयू कैन इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। आप अल्टर करवा सकते हैं, चेंजेस करवा सकते हैं। केयर मस्ट बी टेकन विद ओवरक्लॉकिंग टू अवॉइड इनस्टेबिलिटी एंड ओवरहीटिंग। जब आप अपने सीपीयू में उसकी जो स्पीड को इंक्रीज करवाएंगे तो उसका इशू क्या आएगा, ओवरक्लॉकिंग का इशू आएगा, जिसकी वजह से अनसिक्रोनाइज होगा। अनसिक्रोनाइज होने का मतलब है क्या, नंबर ऑफ कोर जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और ओवर हीटिंग का इशू भी आएगा, आपका प्रोसेसर बर्न होना शुरू हो जाएगा, दैट विल डैमेज योर सिस्टम परफॉर्मेंस। ये है इसका पार्ट। ओके। अब यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है बैलेंसिंग फैक्टर सच एज बस विड्थ, क्लॉक स्पीड एंड पोर्ट नंबर ऑफ कोर काउंट बैलेंस होने चाहिए। कैशे मेमोरी आपने जब भी सिस्टम परचेज करें तो कैशे मेमोरी का खास तौर पे ख्याल रखें कि वो सुटेबल होनी चाहिए। एट नॉर्मली जो कैशे मेमोरी ना एमबीज में आती है, या तो 8 MB की होगी, या वो 12 MB की होगी, या 16 MB की होगी। कैशे मेमोरी यूज इट फॉर फास्टर डेटा एक्सेस, अवॉइडिंग ओवरक्लॉकिंग दैट मे लीड टू इंस्टेबिलिटी एंड ओवरहीटिंग। ओवरक्लॉक पे कहता है ओवर अवॉइड करें। Recognizing that increasing core may not linearly increase overall performance due to communication constraint। यानी नंबर ऑफ कोर जब ज्यादा होंगे, उनका कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इशू आएगा आपस में कि किस कोर ने कौन सा टास्क किस कब परफॉर्म कर लिया, दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये यहाँ पे दिया। अच्छा, अब ये एक और टॉपिक आ गया, इंस्ट्रक्शन सेट। ये मूसा, इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा हुआ है पहले आपने? क्या? इंस्ट्रक्शन सेट ये पढ़ा हुआ है पहले आपने? एनी आइडिया अबाउट इंस्ट्रक्शन सेट? यस सर, एनी आइडिया? फिर इसका इतना आइडिया नहीं है। बेसिकली हम जो इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब होता है कि हमारा जो डाटा मूव करता है उसका अपना एक आर्किटेक्चर है, एक स्ट्रक्चर, उसकी एक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये मैं अभी बना के बताता हूँ। आपकी जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर रिसीव करता है वो उसकी प्रॉपर एक फॉर्मेशन है। उसके दो पार्ट्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन कैन हैव टू पार्ट्स, इट्स काइंड ऑफ दैट। उसमें एक पार्ट जो होता है ना वो ऑप कोड होता है, दिस वन। ऑप कोड, ऑप कोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड। और दूसरा पार्ट होता है ऑपरेंड। यानी आपके इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन मूव हो रही है जिसमें ये लिखा होगा कि बेसिकली प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, या मल्टीप्लाई करना, जो भी इंस्ट्रक्शन गई है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑप कोड और एक होता है ऑपरेंड। ये लिखा है इन ए कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्शन आर अ सेट ऑफ ऑपरेशन विच आर डी कोडेड, विच आर डी कोडेड in sequence. So each operation will instruct the ALU and CU. ठीक है, एंड ऑपरेशन इज मेड अप ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड। यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। द फर्स्ट पार्ट इज ऑपकोड, सेकंड पार्ट इज ऑपरेंड। ऑपकोड का लिखा द ऑपकोड इन्फॉर्म द सीपीयू व्हाट ऑपरेशन नीड टू बी डन, यानी प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। और ऑपरेंड का मतलब होता है या तो वो डेटा यानी वैल्यू जिस पे परफॉर्म करना है ऑपरेशन, या वो एड्रेस होगा। The operand is the data which need to be acted on, or it can refer to a register in the memory। अब ज़ाहिर रजिस्टर में भी कोई डाटा ही पड़ा होगा या एड्रेस पड़ा होगा। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन मूव इन द इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, जिसके दो पार्ट हैं, नंबर वन इज ऑपकोड, नंबर टू ऑपरेंड। ऑपरेंड को आप समझ रहे पेशेंट,
जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर दो लोग होते हैं, एक एक वो पर्सन जिसका ऑपरेशन होना है, और बाकी वो पर्सन जो ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जिस पे ऑपरेशन होना होता है उसको हम कहते हैं पेशेंट। तो यहाँ पे हम ऑपरेंट को कह सकते हैं पेशेंट, जिस पे आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑप कोड का मतलब पर्टिकुलर ऑपरेशन, कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। ये बात क्लियर है। और कंप्यूटर की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि ऑपरेंट का मतलब एड्रेस हो सकता है, या वैल्यू, या डेटा, काइंड ऑफ दैट। ओके, इज दिस क्लियर? Yes. Okay. ओके, अब यहाँ पे फर्दर इसको डिवाइड किया हुआ डेटा को। इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन आर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। यहाँ पे ये डिफाइन किया इंस्ट्रक्शन होती क्या है। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस आर अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जिसको डिकोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द सीपीयू। ईच ऑपरेशन इंस्ट्रक्ट एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट विद इन द सीपीयू। ठीक है, क्योंकि ये जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो थ्रू सीयू एंड एएलयू होगा। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, सीपीयू। कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेशन, कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेशन। अब क्या रहा है, एन ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ एन ऑप कोड। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके दो पार्ट होंगे, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। ऑप कोड स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ऑपरेंड प्रोवाइड द डेटा और लोकेशन फॉर द ऑपरेशन। या तो वो डेटा इटसेल्फ होगा या उसकी लोकेशन होगी, उस लोकेशन पे डाटा पड़ा हुआ उसको जाके पिक कर। Limited number of opcode. Due to the need for computer to understand operation, there is a limited set of opcode. ये बहुत limited set of opcode है. This limited set is known as instruction set. This is called instruction set, जो हम already discuss कर चुके हैं। अच्छा, अब इन्होंने इसको सॉफ्टवेयर से रिलेट किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन सेट इन सॉफ्टवेयर, all software contain a set of instruction that must be converted into binary for computer to execute. तो जैसे हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, बाइनरी, आपका जो कुछ भी हम जो कुछ भी कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म, क्योंकि बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी डेटा। इंस्ट्रक्शन सेट सर्व एज ए लो लेवल लैंग्वेज गाइडिंग द सीपीयू ऑन हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशन। बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट एक तरह से गाइडेंस है सीपीयू के लिए कि उसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन है। अब इसी इंस्ट्रक्शन सेट को हम फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के थ्रू प्रोसेस करते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप यूज बाय सीपीयू टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस। इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म किया जाता है इन सी, इन्वॉल्व फैचिंग इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग इट एंड एग्जीक्यूटिंग द, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर इंस्ट्रक्शन सेट के साथ। अच्छा, ओके। सो अब x86 इंस्ट्रक्शन सेट, ये एक स्टैंडर्ड है जो इंटेल बेसिकली नॉर्मली यूज करता है। ये इन्होंने x86 का नाम रखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट यूज इन मैनी मॉडर्न कंप्यूटर्स, ये बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, it is a kind of standard which is used by many computers. Common standard for CPU such as Intel Pentium, ये शुरू में जो प्रोसेसर आए उनके नाम है, and AMD Athlon, even with different electronic design. The different computer manufacturer using x86 CPU share almost identical instruction set. तो बेसिकली रिलेट किया है कि क्योंकि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर डिफरेंट कंप्यूटर बना रहे होते हैं, लेकिन प्रोसेसर वो इंटेल का या AMD का यूज करते हैं। तो वहां पे ये x86 एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को सेटअप किया जाए। ये टेक्निकल चीज है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस स्टूडेंट्स। सर ये लास्ट पॉइंट क्या था? ये जो सिक्स एक्स, एटी अच्छा एक्स एक्स यस। एट हाँ x86 जो है ना, ये प्रोसेसर, ये जो कंपनी है ना इंटेल, उसके प्रोसेसर का एक नाम है x86। ठीक है, तो बेसिकली उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन सेट बनाई गई थी उसी को फॉलो किया जा रहा है। यानी डिफरेंट कंपनी जब प्रोसेसर यूज करती हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो x86 के फॉर्मेट को यूज करती है। तो इसके अकॉर्डिंग इनका इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है, इसके आगे जितने भी प्रोसेसर आए होंगे
ठीक है, वो इस x86 के बेसिक आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये आपके पेपर से रिलेट नहीं है। अब ये बता रहा है कॉशन ऑन इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग कोड। तो कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है? एक्चुअली अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे मेरे ख्याल यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। दो टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर। ठीक है, तो ये उसके पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन सेट्स आर लो लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू। तो सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है उसको हम कहते हैं लो लेवल है। प्रोग्रामिंग कोड रिक्वायर इंटरप्रेटर और कंपाइलर टू कन्वर्ट इनटू इंस्ट्रक्शन सेट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अच्छा, अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? ये बेसिकली ट्रांसलेटर हैं जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर यूजुअल फॉर्म यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसलेटर क्या करते हैं? ट्रांसलेटर कन्वर्ट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी कोड। ठीक है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर। ये बेसिकली बता, एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन से ऑपरेशन देखें यहाँ दिया हुआ है। जैसे ऐड, एडिशन ऑपरेशन, जंप, जंप इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रांचिंग, एलडीए, लोड अक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन, एंड सो ऑन, रिप्रेजेंटिंग वेरियस ऑपरेशन एग्जीक्यूटेबल बाय द सीपीयू। जस्ट इन्होंने एग्जांपल दिए कि प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन कैसे जाती है और प्रोसेसर इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है। ये जो ऐड, जेएमपी और एलडीए ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है पूरा बाइनरी फॉर्म के अंदर। ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, अब यहाँ से हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेम थ्री बसेस यूज इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। माहिना आपने बताना है बसेस के नाम। Control bus, address bus, एंड थर्ड वन? और एक और bus थी। नंबर वन आपने बताया कंट्रोल बस। हम्म, ओके, सेकंड एड्रेस बस। address, yes, address bus. एंड थर्ड वन? यस माहिना, थर्ड वन? Um, मूसा आप बताएं। सर sorry, सिस्टम didn't. बस है। नहीं नहीं, सर सिस्टम। डेटा बस, डेटा बस। इन तीनों को सिस्टम बस कहते हैं, दे आर बेसिकली सिस्टम बस। ठीक है, ये याद रखिए, ये तीनों क्या है? सिस्टम बस, क्योंकि पूरा सीपीयू जो होता है ना, लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये सिस्टम होता है, इसको हम सिस्टम कहते हैं। अब उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर यूजिंग बसेस। बसेस का बेसिक पर्पस क्या है? टू ट्रांसमिट दी डेटा। यहाँ तक क्लियर? यस मूसा, इज दिस क्लियर? ये देखें, एड्रेस बस, डेटा बस Yes, sir. एंड कंट्रोल। नाउ डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ ईच नेम बस। मूसा आप बताएंगे डेटा बस का क्या पर्पस है? व्हाट इज डेटा बस? सर इसके पॉसिबल फीचर बताने हैं आप। सर डेटा बस डेटा को अलाउ करते हैं कि वो बहुत डायरेक्शन में सेंड हो सके और बस के साथ। डेटा बस कैरी डेटा, ठीक है, आप कह सकते हैं डेटा बस सर कैरीज, इट इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल। हाँ, कैरीज डेटा फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, इट इज बाय डायरेक्शनल, इट इज बाय डायरेक्शनल। ओके, माहिना आप बताएं एड्रेस बस क्या है? एनी? Address carry करती है। यस, एड्रेस क्या? हाँ, एड, इट कैरी एड्रेस ऑफ डेटा। ठीक है, आपने बताना है इट कैरी एड्रेस ऑफ डेटा। डेटा। ये बाय ये डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल है? नहीं,
unidirectional. गुड, इट इज अ यूनी डायरेक्शन, तो आप कह सकती हैं इट इज अ यूनी डायरेक्शन। ओके, क्या नाम है, मूसा, व्हाट अबाउट कंट्रोल बस, इसका बेसिक पर्पस क्या है? Sir, it carries signals from the control unit to all other computer components, गुड, and it इट is also bidirectional. इट कैरीज इंस्ट्रक्शन, ओके, इट कैरी इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जब भी प्रोसेसिंग होनी होती है। इट इज बाय डायरेक्शन, इट इज बाय डायरेक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कोई Yes. क्वेश्चन? ये इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें, रिटर्न डिस्क्रिप्शन। एड्रेस बस कैरी एड्रेसेस थ्रू आउट द कंप्यूटर, ये भी बताना है, इट इज यूनी डायरेक्शनल। डेटाबेस बाय डायरेक्शनल बस अलाउइंग डेटा टू बी सेंट थ्रू आउट द कंप्यूटर, ठीक है। कंट्रोल बस कैरी सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। अच्छा, इसमें ये लाजमी आपने बताना है कि जो कंट्रोल बस है ना, ये सिग्नल कैरी करती है फ्रॉम कंट्रोल यूनिट। आपने ये पॉइंट लाजमी रेज करने, फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू ऑल अदर कंपोनेंट, इट इज बाय डायरेक्शनल। इज दिस क्लियर? Yes, clear. ओके, आज के लिए काफी है। तो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। Allah. Right. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।